नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं सभी शताब्दी बैच के होनहार छात्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी प्यारे अभ्यर्थी कृषि प्राविधिक सहायक AGTA 2024 की भर्ती में जोर शोर से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं कि एक सरकारी जॉब मिल जाए उत्तर प्रदेश शासन में। तो उसी क्रम में हम शताब्दी बैच में प्लांट पैथोलॉजी का जो सेगमेंट शुरू किए हुए हैं। सेगमेंट छोटा है परंतु खतरनाक है, कहते नहीं है छोटा पैक बड़ा धमाल। तो ऐसा ही है, आपका सब्जेक्ट है प्लांट पैथोलॉजी। क्वेश्चन कम आएंगे परंतु कठिन सब्जेक्ट रहता है, जिसके बच्चे इससे डरते हैं और क्वेश्चन इसको छोड़ के चले आते हैं एग्जाम में। तो अगर आप 2, 3, 4 प्रश्न आते हैं और आप छोड़ के चले आते हो या ज़बरदस्ती उनको टच करते हो, गलत करते हो, तो कहीं ना कहीं हमें ये सिलेक्शन से बाहर करता है। ठीक है, हमें बूंद बूंद भर के एक गागर को भरना है पूरा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समेट के रखना है अपने पास, तभी जाकर हमारा सिलेक्शन संभव होगा, क्योंकि कंपटीशन के ज़माने में हैं। ये मत आप सोचो कि 38,190 फॉर्म पड़ा है टीए में। आप ये सोचो कैटेगरी वाइज कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और कितना फॉर्म पड़ा है। ओवरऑल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, आप मान लो ओबीसी कैटेगरी से संबंधित हैं तो आप अपने ओबीसी में देखिए कितनी जगह हैं और कितने फॉर्म हो सकते हैं, तब आप जाके तैयारी करिए। मेरी मानिए तो आप ये भूल जाओ कि कट ऑफ कितना जाता है, कितना फॉर्म पड़ा है, कब पेपर होगा, बिल्कुल भूल जाओ। आप सिर्फ और सिर्फ याद करो यूपी जीके, कंप्यूटर और एग्रीकल्चर। 3 चीज़ों को आपके जहन में होना चाहिए। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते बस 3 ही चीज़ों का गुणगान होना चाहिए आपके पास। हाँ, ये बात मान के चलना कि शिद्दत अगर आप ज़िंदगी में चाह लिए तो आप सब कुछ प्रयास कर सकते हैं। आपकी जो नज़रें होती हैं, एक बार जिसको देख लेती हैं, कभी दोबारा भूलने का आपको चांस नहीं देती हैं, हमेशा याद रहता है। तो आप सब्जेक्ट को अपनी नज़रों के सामने से गुजारो। ठीक है, कहते नहीं है कि आप एक बार अगर याद कर लोगे किसी विषय को, दोबारा अगर घूम के नहीं देखोगे तो एक पंक्ति होती है ना कि लगा कर भूल जाने से पौधे भी सूख जाया करते हैं। मतलब आपने पौधा तो लगा दिया और भूल गए पानी डालना, तो पौधा क्या होता है, सूख जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो शुरुआत करते हैं इसी क्रम में हम प्लांट पैथोलॉजी की। तो प्लांट पैथोलॉजी में अगर हम बात करें तो पिछली क्लासेस में पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था, पैथोजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन, मतलब रोग कारकों का वर्गीकरण कि रोग कारक क्या होते हैं। ऐसी कोई भी इकाई जो पौधों में एक उचित वातावरण मिलने पर रोग का निर्माण करता है, उसको हम रोग कारक कहते हैं। वो कितने प्रकार का होता है, वो जीवित भी हो सकता है, वो अजीवित भी हो सकता है, वो जीवित और अजीवित के बीच का भी हो सकता है। तो हमने जीवित रोग कारक को देखा था कि जीवित रोग कारकों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने मीजोबायोटिक पढ़ा था जिसमें जीवित और अजीवित दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल वायरस, सब लोग जानते होंगे कोविड-19 के बाद से हर एक बच्चे के जुबान पे कोरोना वायरस रटा हुआ है। ठीक है, पहले भले लोग ना जानते हो परंतु कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। ठीक है, तो आगे आज हम बात करते हैं एबायोटिक या अजैविक पैथोजन। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आएगा, तीसरा जो वर्गीकरण है हमारा, जिसको हम बोलते हैं एबायोटिक पैथोजन। इसी को हम दूसरा नाम भी लिखते हैं एनएनिमेट। क्या बोलते हैं? एनएनिमेट। एनएनिमेट पैथोजन कहने का मतलब अगर हम हिंदी देखें तो इसको बोलेंगे अजैविक। एबायोटिक लिखा हुआ है तो हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? अजैविक। ठीक है, रोग कारक। या एनएनिमेट को हम क्या बोलते हैं? निर्जीव रोग कारक। क्या बोलेंगे? निर्जीव रोग कारक। बहुत अच्छे अच्छे पहलू हम आपके बीच आज उजागर करेंगे, जिसको सुनकर आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल मैं इन चीज़ों में कन्फ्यूजन हमेशा हमें रहती थी, परंतु आज हम आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। देखो, हमारा उद्देश्य है सिर्फ आपका विषय को कंप्लीट कराना नहीं, वरन आपको उस विषय पर अच्छी कमांड बनाना। क्योंकि जब तक आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे किसी विषय को लेकर, तब तक आप अंदर से कॉन्फिडेंशियल, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं बाहर आएगा कि
वी कैन डू इट, हम भी यह कर सकते हैं। तो आप कब कर पाओगे? जब आपके अंदर पूरा दृढ़ निश्चय आप ले लोगे कि नीलेश सर ने जो प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाई थी हमें बिल्कुल रटी है, और उसके बाद सर ने जो प्रैक्टिस कराया वो बिल्कुल मेरे दिमाग में रटा हुआ है। अब पेपर यूपी ट्रिपल कहीं से भी बनाए हम पेपर को तोड़ के रख देंगे, ठीक है। तो ऐसा जज्बा चाहिए हमें, और उम्मीद है हमें कि शताब्दी बैच का बच्चा एक अलग इतिहास लिखेगा उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर की नौकरी में। जिस दिन रिजल्ट आएगा मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो योद्धा हैं, जो रणभूमि के पुजारी हैं, ये एक अपना नया इतिहास बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एनएनिमेट या एबायोटिक पैथोजन क्या होते हैं। मतलब ऐसे पैथोजन जिनमें जीवन नहीं होता है, ये मृत होते हैं, अजीवित होते हैं, अजैविक होते हैं। तो अजीवित जैविक आप पढ़ते होंगे धान में खैरा रोग, क्या पढ़ते होंगे? धान में खैरा रोग किसके वजह से होता है भैया? जिंक की कमी से होता है। तो क्या जिंक में जीवन होता है? नहीं होता ना, जिंक अजीवित होता है। ये एबायोटिक पैथोजन हो गया। तो एबायोटिक पैथोजन की जब हम बात करते हैं, ये फर्दर डिवाइड होता है अपने अलग अलग कुछ पॉइंट्स में। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस। कहने का मतलब एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एडवर्स मतलब हमारे अनुकूल नहीं, हमारे प्रतिकूल। तो प्रतिकूल जलवायु की दशाएं, जो हमारा पौधा जिस जलवायु को चाह रहा है और उसके प्रतिकूल अगर उसकी जलवायु मिल रही है उसको, मान लो हमें ठंडक पसंद है और हमको गर्मी दी जा रही है, तो हमारे अंदर इरिटेशन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हमारे पसीना टपकेगा कि नहीं टपकेगा? हम सिम्टम देंगे कि नहीं देंगे? तो हमको लगेगा कि हम गर्मी के प्रति क्या हैं? सेंसिटिव हैं, ठीक है। तो ये बात हमारे सामने आएगी। तो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं प्रतिकूल जलवायु दशाएं, प्रतिकूल जलवायु दशाएं, ठीक है। ये अब एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस का मतलब होता है कि प्रतिकूल जलवायु दशाएं, जो जलवायु की दशाएं हैं वो प्लांट के जैसा प्लांट को चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, प्रतिकूल उसके मिल रही हैं। तो कहने का मतलब हमें चाहिए 2 रोटी, हमको दी जा रही है 1 रोटी। तो हमारे अंदर कमजोरी सताएगी कि नहीं सताएगी? और जब कमजोरी सताएगी तो बाहर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो वही यहाँ पर हमें देखना है कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश, अगर पौधे को अच्छा प्रकाश चाहिए और प्रकाश ढंग का नहीं मिल रहा है, मतलब लाइट ढंग की नहीं मिल रही है, तो पौधा क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं कर पाएगा। जब फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं कर पाएगा, ट्रांसपायरेशन अच्छा नहीं कर पाएगा, तो पौधा हेल्दी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमने बात की प्रकाश के संबंधित। दूसरा हम बात करते हैं टेम्परेचर, तापमान, कि अगर अच्छा तापमान नहीं मिल रहा है पौधे को तब भी विकार होने की गुंजाइश रहती है। टेम्परेचर, लाइट, टेम्परेचर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्द्रता, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, क्या बात करते हैं? ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अगर अच्छी ह्यूमिडिटी नहीं है, अगर माना जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना % होना चाहिए, तो 40 से 60% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा होता है, एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए अच्छा माना जाता है। अगर मान लो 40 से कम है या 60 से ज़्यादा है तो ये कहीं ना कहीं प्रतिकूल दशाएं प्रकट करेगा पौधे के लिए और वो इरिटेशन का कारण होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। फिर वर्षा, रैन, अनियमित, अगर रैन कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, फिर भी प्लांट्स के लिए दिक्कत हो रही है, वर्षा की हम लोग बात कर लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोहरा, कोहरा, ठीक है, फॉग, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ओला, हेल, ठीक है। ओला नहीं होते हैं जब मान लो फसल पकने को हो और ओलाबारी हो जाए, हेल स्टॉर्म हो जाए, ओलावृष्टि। तो ये कुछ जलवायु दशाएं हैं
जो अगर अनुकूल अगर ये हो प्लांट्स के तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यही प्रतिकूल हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं प्लांट्स इनसे सफ़र नहीं कर पाएगा अच्छा, और हमको कोई ना कोई सिम्टम दे देगा, उसको हम कह देते हैं विकार हो गया, प्लांट्स पीला पड़ गया, ठीक है, उसकी पत्तियां बैंगनी रंग की हो गई। तो ऐसा जो कुछ होता है वो प्रतिकूल दशाएं जब जलवायु की हो जाती हैं तब ऐसा कंडीशन होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि एबायोटिक पैथोजन में हमने पहला सेगमेंट देखा कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, दूसरा हम देखते हैं एडवर्स सॉइल कंडीशन, दूसरा हम देखते हैं एडवर्स सॉइल कंडीशन, एडवर्स सॉइल कंडीशंस। अब ये का आ गया मामला, अभी तक हमने देखा कि एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन, अब एडवर्स सॉइल कंडीशन आ गया। सॉइल कंडीशन की बात अगर हम करें तो मतलब मृदा की प्रतिकूल दशाएं या प्रतिकूल मृदा दशाएं, ठीक है। तो लिखते हैं मृदा की प्रतिकूल दशाएं, मृदा की प्रतिकूल दशाएं, कहने का मतलब है कि अगर प्लांट्स को मिट्टी की जो दशाएं हैं उसके अनुकूल नहीं मिलेंगी तो प्लांट कहीं ना कहीं उसकी कमी में अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेगा, अपना पूरा जो कार्यकी विकार होते हैं या जो प्रोसेस होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जैसे ट्रांसपायरेशन और आपका रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस वगैरह अच्छा नहीं कर पाएंगी, जिससे वो प्लांट्स हेल्दी नहीं बना रहेगा। तो ये भी एक क्या करता है, डिसऑर्डर का एक कारण बनता है। तो एडवर्स सॉइल कंडीशन की मिट्टी की कौन कौन सी दशाएं इसके एडवर्स हो सकती हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले मृदा नमी। मृदा नमी, मृदा नमी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉयल मॉइस्चर। क्या बोलते हैं, सॉयल मॉइस्चर। उसके बाद हम देखते हैं कि मृदा वातन। मृदा वातन, वातन का मतलब मिट्टी के अंदर एरेशन, सॉयल एरेशन, ठीक है। उसके बाद मृदा पीएच, ये भी एक मैटर करता है, मृदा पीएच। अगर मृदा पीएच मान लो तंबाकू को 4 से 6 पीएच चाहिए और वहाँ पर पीएच 8 हो गया तो क्या तंबाकू वहाँ पर सफ़र कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, रिजल्टिंग देगा सिम्टम के, तो वहाँ पर ये विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो मृदा पीएच भी मैटर करता है। उसके साथ साथ मृदा संरचना, मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी सॉइल साइंस का जो आपका क्लास चलेगा तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। फिर मृदा गठन, मृदा गठन, मृदा गठन कहने का मतलब सॉइल टेक्सचर। क्या कहते हैं, सॉइल टेक्सचर। उसके बाद पोषक तत्व, पोषक तत्व, ये कुछ ऐसे होते हैं जो एडवर्स सॉइल कंडीशन होते हैं। मतलब पौधों को जो सॉइल की दशाएं चाहिए, जो मिट्टी की दशाएं चाहिए, वो यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं, उनके प्रतिकूल मिलती हैं। जो चाहिए हमें वो नहीं, उसके उल्टा मिलता है। तो पौधा कहीं ना कहीं रिजल्टिंग देता है, किसके सिम्टम का रिजल्ट देता है, और हमें प्रतीत होता है कि पौधे में ये पार्ट अफेक्ट हो गया, ये पार्ट अफेक्ट हो गया, पौधा सुचारू रूप से अपनी दैनिक क्रियाएं नहीं कर पा रहा है। तो एबायोटिक पैथोजन या एनएनिमेट पैथोजन हमने देखा, अजैविक रोग कारक और निर्जीव रोग कारक। यहाँ तक हमने देख लिया, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कुछ पड़ाव पर, जो जिनके बारे में हमें देखना है। हमने देखा कि एडवर्स सॉइल कंडीशन देखा,
एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन देखा, ये दोनों चीज़ें हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे किस पर बात करेंगे, केमिकल इंजरी पर, कि केमिकल इंजरी की भी कभी कभी बात हो जाती है। तो तीसरा नंबर हम डालेंगे केमिकल इंजरी। केमिकल इंजरीज कहने का मतलब रासायनिक चोटें। रासायनिक चोटें, तो रासायनिक चोटें की अब अगर हम बात करें तो जो केमिकल इंजरीज होते हैं, केमिकल इंजरीज की वजह से भी क्या होते हैं, प्लांट्स में डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किसके? प्लांट्स में डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं केमिकल इंजरी में कि केमिकल इंजरी में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। नंबर 1, पॉल्यूशन, प्रदूषण। अब पॉल्यूशन से, प्रदूषण से आपने देखा होगा एक डिजीज लग जाता है, डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। क्या बोलते हैं उसको? ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। किसकी वजह से होता है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो? ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो के बारे में। तो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो होता है किसकी वजह से होता है? SO2 और CO की अधिकता से। मतलब जब ब्लैक टिप ऑफ मैंगो की हम बात करते हैं तो SO2 और CO की अधिकता हो जाती है तो ये डिसऑर्डर हो जाता है और बोरॉन की कमी हो जाती है। बोरॉन की कमी होने पर ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। कौन सा? ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। तो ये पॉल्यूशन की वजह से भी होता है। कहा जाता है इसका निवारण अगर करना है तो ब्रिक फील्ड होते हैं ना, ईंट के भट्ठे, उसकी चिमनियों से ये निकलता है SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ब्रिक फील्ड को कम से कम बाग से 1-1.5 किलोमीटर दूर लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये पोल्यूशन से होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड का ज़्यादा अगर हम लोग प्रयोग कर लेते हैं तब भी कोई ना कोई डिसऑर्डर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो केमिकल इंजरी में अगर हम बात करें तो पोल्यूशन और पेस्टिसाइड ये भी कहीं ना कहीं डिसऑर्डर बनाते हैं। अब एक चीज़ आपने देखा होगा कि एक होता है इन्फेक्टियस डिजीज, एक होता है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज, ठीक है, मतलब संक्रमणकारी रोग, इन्फेक्टियस डिजीज। तो इन्फेक्टियस डिजीज का मतलब क्या होता है? ये जो डिजीज होता है ये किसकी वजह से होता है? इस डिजीज को कौन कॉज करता है? इस डिजीज को जो कॉज करता है उसका नाम होता है बायोटिक पैथोजन। तो जो बायोटिक पैथोजन से डिजीज हो रहा है उसको ही हम क्या कहेंगे? इन्फेक्टियस, मतलब वो संक्रमण कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। अब प्लांट्स में, किसी प्लांट्स में किसी न्यूट्रिएंट, किसी सॉइल, किसी क्लाइमेट की कमी से या क्लाइमेट की वजह से कोई डिसऑर्डर होता है तो वो इन्फेक्टियस नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं करता है प्लांट्स के अंदर। सीधा उसकी कमी होती है, वो अपना सिम्टम प्रोड्यूस कर देता है, सिम्टम दिखा देता है हमको, मगर इन्फेक्शन नहीं होता है प्लांट्स में। तो इन्फेक्टियस डिजीज उसे ही बोलेंगे जो बायोटिक पैथोजन से कॉज किया जाएगा। अब एक होता है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। क्या होता है? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। तो नॉन इन्फेक्टियस डिजीज भैया साहब किस वजह से होगा? तो इसको कौन कॉज करता है? तो एबायोटिक पैथोजन। कौन सा कॉज करता है? एबायोटिक पैथोजन। थोड़ा ध्यान देना इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे एबायोटिक पैथोजन। ये बहुत अच्छी चीज़ हमने बताई है आपको, आप इसको संजो के रखना कि इन्फेक्टियस डिजीज और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज का मतलब क्या होता है। कि इन्फेक्टियस डिजीज का मतलब ऐसे रोग जो संक्रमण जिनमें हो, जिनमें इन्फेक्शन हो रहा हो, ठीक है, वो किसके वजह से होंगे? जीवित जैव कारक की वजह से होंगे, रोग कारक की वजह से होंगे, सॉरी,
तो और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज जिनमें संक्रमण नहीं हो रहा हो तो वो किसकी वजह से होते हैं, एबायोटिक पैथोजन, जो अजीवित पैथोजन होते हैं उनकी वजह से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने पैथोजन का वर्गीकरण पूरा कर दिया प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत। आपको समझ में आ गया होगा कि सर पैथोजन का आपने पूरा वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, परंतु अभी एक चीज बाकी है। क्या बाकी है कि सर्वाइवल ऑफ पैथोजन, रोग कारकों का जीवन यापन, कहाँ कहाँ वो जीवन यापन करते हैं। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ पैथोजन। तो आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सर्वाइवल ऑफ पैथोजन क्या होगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम आपको सर्वाइवल ऑफ पैथोजन के बारे में बताएंगे कि सर्वाइवल ऑफ पैथोजन किसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम इसको रिमूव करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। प्लांट पैथो को मैं आपके जुबान पे रटा दूंगा। आप प्लांट पैथोलॉजी से जो डर बना रखे थे अपने जीवन में, वो डर आपको कभी नहीं अब सताएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं आपके सामने जो भी सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का ये टारगेट है, ये उद्देश्य है कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ऐसा ना लगे कि ये सब्जेक्ट हमको झिलाया गया है। कहने का मतलब आपके अंतःकरण में सब्जेक्ट को ढालने का प्रयास करेंगे। हमारे पास जो भी फैकल्टी है प्लांट फिजियोलॉजी, आपको शिवम सर के द्वारा क्लास मिल रही है। आप लोग बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं शिवम सर की क्लास में। मैं आज यूट्यूब चैनल को ओपन किया तो मैं कमेंट देख रहा था शिवम सर की क्लास में, और अच्छा खासा व्यू भी आया है और अच्छा खासा कमेंट भी है और सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। शिवम सर एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट हैं, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा उनको डीप नॉलेज है। और एनसीईआरटी का मतलब अगर एनसीईआरटी गलत तो पूरे इंडिया की बायोलॉजी गलत। कहने का मतलब एनसीईआरटी एक आधार है, और वो फैकल्टी हमारे पास जो एनसीईआरटी एक्सपर्ट है। ठीक है, मैं जो भी फैकल्टी आपके बीच लाऊंगा, कहने का मतलब कोई ना कोई उसमें यूनिक गुण होंगे। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में नंबर 1। ठीक है, और ध्यान देना कि अगर आप लोग ऐसा ही सपोर्ट बनाए रहे तो बहुत ही अच्छा आपके साथ होने वाला है। शताब्दी बैच जो भी बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं उनको लग रहा होगा कि सर हाँ कंटेंट वाकई ज़बरदस्त मिल रहा है। और जो भी बच्चे नए हैं, अभी असमंजस में हैं कि सर बैच ज्वाइन करें कि ना करें, तो वो देर ना करें, क्योंकि बैच सीमित समय के लिए ऑफर में दिया जा रहा है। अभी मात्र आपको 199 रुपये में यही बैच मिल रहा है। आप प्ले स्टोर पे जाके वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करिए उसमें, और जाके कोर्स को परचेज कर लीजिए। या एप्लीकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी कोर्स नहीं परचेज किए हैं वो डेमो क्लासेस हमारी देख सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप किसी वजह से कहीं ना कहीं आपका सिलेबस छूट जाए। आप पूरी तरीके से आप पढ़िए। मैं यूट्यूब पे भी आपको एग्रोनॉमी और एक्सटेंशन जैसी क्लासेस को पूरा फ्री कर रखा हूँ। हाँ, फिजियोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी की आपको 3 क्लासेस डेमो क्लास के रूप में मिलेंगी। उसके बाद सारी क्लासेस शताब्दी बैच के पेड बैच में पढ़ाई जाएंगी, यूट्यूब पर पब्लिश नहीं होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे अब हम हेडिंग डालते हैं सर्वाइवल ऑफ पैथोजन। क्या हेडिंग रहेगी? सर्वाइवल ऑफ पैथोजन। सर्वाइवल ऑफ पैथोजन का मतलब होता है रोग कारक का जीवन यापन। ठीक है, रोग कारक का जीवन यापन। तो लिखेंगे रोग कारक का जीवन यापन। ठीक है, रोग कारक का जीवन यापन। ठीक है, हाँ, थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान देना। मेरा प्रयास है बाइलिंगुअल का, परंतु हिंदी को हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इतना डरा दिया गया है कि एग्रीकल्चर में हिंदी में कंटेंट ही नहीं है। ऐसा मिथ्या है। इसको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि हिंदी मीडियम का बच्चा कैसे अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, हिंदी मीडियम का बच्चा कैसे इक्वल लाता है इंग्लिश मीडियम के बच्चे के बराबर नंबर। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, चलिए
अब हम देखते हैं सर्वाइवल ऑफ पैथोजन, जो रोग कारक है उसका जीवन यापन। तो सर्वाइवल ऑफ पैथोजन अगर रोग कारक है तो ये मृदा में भी जीवित रहेगा, जो रोग कारक है सॉइल है। दूसरा बीज है, बीज है मतलब सीड। तीसरा फसल अवशेष, फसल अवशेष, क्रॉप रेजिड्यू, और पादप स्वयं, पादप स्वयं, प्लांट इटसेल्फ। ठीक है। उसके बाद कोलेटरल होस्ट मतलब संपार्श्विक, संपार्श्विक पोषक। हिंदी बड़ी कठिन है इसकी, अंग्रेजी याद रखना। कोलेटरल होस्ट क्या है? कोलेटरल होस्ट। ठीक है। उसके बाद एकांतरण या वैकल्पिक, एकांतरण या वैकल्पिक पोषक, एकांतरण या वैकल्पिक पोषक जिसको हम अल्टरनेटिव होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव होस्ट, अल्टरनेटिव होस्ट बोलते हैं। अब इनको समझते हैं, थोड़ा लिख तो लिया हमने, अब इनको समझते हैं कि हेडिंग क्या कह रही है और उसके ये सब हेडिंग्स क्या कह रही हैं। हमारी जो मेन हेडिंग है वो है सर्वाइवल ऑफ पैथोजन, कि जैसे मान लो पैथोजन है जो रोग को पैदा करता है, वो कैसे सर्वाइव करेगा। दुनिया में तो आ गया, पैदा हो गया, अब उसकी सर्वाइबिलिटी की बात करते हैं, उसकी उत्तरजीविता की बात करते हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा। तो जो रोग कारक होता है, कुछ रोग कारक मिट्टी में भी रहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ रोग कारक मिट्टी में भी रहते हैं। जो रोग कारक मिट्टी में रहते हैं वो कौन सा रोग बनाते हैं? मृदा जनित रोग। जो रोग कारक मिट्टी में रहते हैं वो मृदा जनित रोग बनाते हैं। कौन सा? मृदा जनित रोग, सॉयल बोर्न डिजीज। आपने देखा होगा सॉयल बोर्न डिजीज, कि मिट्टी से रोग का जन्म होना। एग्जाम्पल विल्ट डिजीज। विल्ट होता है ना, विल्ट, विल्ट ऑफ ग्राम। चने का जो उगठा होता है कैसा होता है? मृदा जनित होता है। कैसा होता है भैया? मृदा जनित होता है। उसके बाद जो बीज में पैथोजन रहता है, बीज के अंदर पैथोजन रहता है, तो कौन सा रोग बनाता है? बीज जनित। कौन सा बनाता है? बीज जनित रोग। कहने का मतलब सीड बोर्न डिजीज। कौन सा? सीड बोर्न डिजीज, बीज जनित रोग। एग्जाम्पल अगर सीड बोर्न डिजीज की बात करें तो लूज स्मट ऑफ व्हीट। क्या होगा? लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट। गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग। कौन सा? गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग कैसा होता है? सीड बोर्न होता है। कहने का मतलब मिट्टी के अंदर जो पैथोजन रहता है वो जब हम बीज डालते हैं तो मिट्टी से ही वो प्रभाव करना शुरू कर देता है और मिट्टी से ही रोग को उत्पन्न करता है। वो पैथोजन सॉयल बोर्न डिजीज, जो सॉयल से डिजीज होते हैं उनको सॉयल बोर्न डिजीज बोलते हैं। कुछ पैथोजन बीज के अंदर रहते हैं और बीज से रोग उत्पन्न करते हैं, उनको हम बीज जनित रोग कहते हैं, जिसको हम सीड बोर्न डिजीज बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे इंटरनली सीड बोर्न लूज स्मट होता है, एक्सटर्नली सीड बोर्न होता है कवर्ड स्मट ऑफ वार्ले। इंटरनली का मतलब ये सीड के अंदर रहता है, वो सीड के सरफेस पे रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं फसल अवशेष, कि जैसे हमने धान की कटाई अभी कर ली, मान लो धान पे कोई फंगस लगा हुआ है और धान पे कटाई कर ली। कटाई करने के बाद उसके जो फसल अवशेष खेत में पड़े रहे, उन फसल अवशेषों पर जो पैथोजन बैठा है वो जीवन यापन अपना कर रहा है। अगली फसल जब बोएंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अटैक कर लेगा, तो फसल अवशेष पर ये बैठता है। प्लांट स्वयं, जिस पादप पर ये रोग कारक बैठा है तो प्लांट स्वयं उसका घर है।
मतलब प्लांट इटसेल्फ उसका क्या है, आवास है, हैबिटेट है। जो पौधा है जिस पर वो रोग कारक रोग कर रहा है, तो वो पौधा भी स्वयं इसका घर होता है जिस पर ये रोग करता है। ठीक है, उसके बाद आता है संपार्श्विक पोषक या कोलेटरल होस्ट। तो कोलेटरल होस्ट का मतलब क्या होता है, होस्ट का मतलब होता है पोषक, जहां पर पैथोजन होता है। तो जो रोग कारक होता है या पैथोजन होता है, जो पैथोजन होता है ये कहां पे रहता है, घास या अन्य फसली पादप, घास या अन्य फसली पादप पर क्या करता है, कुछ समय के लिए रहता है। कोई भी रोग कारक होता है, पैथोजन होता है, जब कोई घास या अन्य फसली पादप पर कुछ समय हेतु आश्रय लेता है। ठीक है, मतलब घास या अन्य फसली पादप और खरपतवार जब घास और खरपतवारों पर ये बैठकर कुछ समय के लिए आश्रय लेता है, ऐसे होस्ट को हम, जैसे जो रोग कारक होता है, जो पैथोजन होता है, ये कुछ समय के लिए घास या अन्य फसली पादप पर बैठेगा, तो उन घास या अन्य फसली पादप को हम क्या कहते हैं, कोलेटरल होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेटरल होस्ट कहते हैं। मतलब कोई घास या कोई खरपतवार या कोई अन्य फसली पादप पर कोई पैथोजन आया और थोड़े समय के लिए बैठ गया, तो उन पौधों को हम क्या कहते हैं, कोलेटरल होस्ट कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि कोलेटरल होस्ट और अल्टरनेटिव होस्ट से, तो मैं बताता हूं। कोलेटरल होस्ट की जब कभी हम बात करते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं तो वीट रस्ट ये क्या है, एक फंगल है। रस्ट क्या है, एक फंगस है। क्या है, एक फंगस है। ये डिजीज करता है, कौन सा डिजीज है, वो रस्ट है। कौन सा है, रस्ट है। और रस्ट कितने प्रकार का वीट में लगता है, तो 3 प्रकार का वीट में रस्ट लगता है। नंबर 1 ब्लैक रस्ट, कौन सा, ब्लैक रस्ट। नंबर 2 येलो रस्ट, इनको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 3 ब्राउन रस्ट। अब ये तीनों प्रकार के रस्ट हो गए। ये तीनों प्रकार के जो रस्ट होते हैं हेट्रोसियस नेचर के होते हैं। ठीक है, फंगल के द्वारा होता है, रस्टी अपीयरेंस होते हैं। अब हमने बात किया कि रस्ट, जो वीट रस्ट हमने एग्जाम्पल दिया, ये फंगस से होते हैं, डिजीज करते हैं। डिजीज का नाम होता है रस्ट, रोली, रतुआ, गिरुई। ठीक है, तो अब जंग, ये 3 प्रकार के रस्ट लग रहे हैं। ये तीनों प्रकार के रस्ट अलग अलग फंगस से लग रहे हैं, मतलब अलग अलग स्पीसीज से। पक्सिनिया ग्रिमनिस टिटिसाई, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, पक्सिनिया रिकोंडिडा, तीनों अलग अलग फंगस हैं। अब ये फंगस गेहूं पर तो लग रहे हैं, कुछ समय के लिए गेहूं नहीं है, तो ये गेहूं के अलावा किसी घास पर, किसी खरपतवार पर लगेंगे। तो कौन सा ब्लैक रस्ट का जो फंगस है वो कौन से खरपतवार पे लगेगा, तो ये लगेगा ब्रूमस